हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ गणित पेडागॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी। यह टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो गणित पेडागॉजी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनमें यह टॉपिक ज़रूर पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं टॉपिक को इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि यह वीडियो क्विक रिवीजन का है तो वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, तो आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। इनके सिद्धांत में गणित पेडागॉजी में इन्होंने क्या कहा है, चलिए समझते हैं। इन्होंने कुछ विधियाँ बताई हैं। विधि कौन सी है? अभिदर्शन विधि, जिसे कहते हैं इनएक्टिव मोड। इसमें है अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभिदर्शन विधि क्या है, तो वहाँ पर यह वाक्य दिया रहेगा, अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करना ही अभिदर्शन विधि है। फिर है दृश्य मापिता यानी आइकॉनिक मोड। इसमें क्या है? अपनी अनुभूतियों को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करना। फिर है सांकेतिक यानी सिंबॉलिक मोड। इसमें है अपनी अनुभूतियों को संकेतों यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करना। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह टर्म लगातार पूछे जाते रहते हैं। अगला देखिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। इनके गणित संबंधी विचार क्या हैं, समझिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण यानी कंजर्वेशन करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर वजन का संरक्षण और अंत में वॉल्यूम का संरक्षण करना सीखता है। और इन्होंने प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये वाला वाक्य ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं वैन हीले। वैन हीले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगातार पूछे जाते रहते हैं। इनका देखिए सिद्धांत क्या है। इनका है ज्यामिति विवेचन का मॉडल। इन्होंने क्या कहा है, देखिए, वैन हीले का मॉडल गणित की शिक्षा में एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैन हीले के ज्यामिति विवेचन के मॉडल के कितने स्तर हैं? तो 5 स्तर हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। चक्षुधीकरण यानी विजुअलाइजेशन, इसे आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी में थोड़े टिपिकल वर्ड हैं। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। दूसरा लेवल है विश्लेषण यानी एनालिसिस। इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। तो ये हो गए 2 लेवल। अगला है लेवल 2। इनके लेवल को 0 से काउंट किया जाता है, तो इसलिए जो तीसरा स्तर है वह है लेवल 2, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना प्रारंभ कर देता है। लेवल 3 है यानी चौथा स्तर है औपचारिक फॉर्मल। इसमें बच्चा आकृतियों के शेप्स के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। लेवल 5वां है यानी स्तर 5वां, इनके अकॉर्डिंग चौथा है क्योंकि इन्होंने 0 से स्टार्ट किया है, अभी मैंने आपको बताया ना। तो 5वां क्या है? दृढ़ता यानी रीगर। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। तो ये है वैन हीले का सिद्धांत और उनके स्तर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ज़रूर याद करिएगा। अगला देखिए,
फ्रेंड्स, वीडियो छोटी ही है तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 2-3 बार देखेंगे तो आसानी होगी समझने में। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गणित के क्या उद्देश्य हैं, समझिए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। गणित शिक्षण में डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। गणित में पढ़ाई मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का विकल्प भी दिया जाएगा। गणित को कला, खेल और भाषा के साथ जोड़ा जाएगा। गणित शिक्षण में रट्टा विद्या को यानी रोट लर्निंग को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो यह पॉइंट जो है NEP 2020 में गणित के उद्देश्य हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे कथन में भी पूछा जा सकता है और ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि NEP 2020 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है, इस तरह। अगला देखिए, कुछ और उद्देश्य समझिए। गणित में प्रतिभाशाली कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। गणित के प्रति छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिए गणित शिविर, गणित मंडलियां और गणित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। गणित क्लब बनाए जाएंगे। गणित शिक्षण में डिजिटल शैक्षिक संसाधनों का एक व्यापक भंडार तैयार किया जाएगा। NEP 2020 का लक्ष्य है कि साल 2026 से 27 तक तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चों को संख्यात्मक दक्षता हासिल हो सके। यानी जो FLN वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला कॉन्सेप्ट यही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है NCF यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। चलिए अब इन्हें जानते हैं। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं। गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर एक बच्चे को है। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र, युवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें। गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने की, अमूर्त चिंतन की तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि। तो ये सब NCF के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कुछ और उद्देश्य NCF के समझिए। बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित से जोड़ सके। NCF 2005 गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, यानी NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं। तो समझिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, NCF 2005 में कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, तो 5 हैं, ध्यान रखिएगा, 5 हैं। कौन कौन से हैं समझिए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली यानी रोट लर्निंग से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। तो ये NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इनसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धांत है, कौन सा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा 5 को। अगला देखिए, अगला है गणित शिक्षण की अधिगम सामग्री। ये जो अधिगम सामग्री है, ये जो यहाँ पर वर्ड दिए हैं ना 5, ये वर्ड ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यानी क्वेश्चन बनेगा अबेकस क्या है, तो क्या है समझिए। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है, यही है अबेकस। जियो बोर्ड क्या है, इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा का ज्ञान दिया जाता है और 3D शेप का नहीं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 2D शेप का ज्ञान हम किसके माध्यम से देख सकते हैं, जियो बोर्ड के माध्यम से। एक क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि
जियो बोर्ड के माध्यम से 3D शेप का ज्ञान दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्राफ पेपर, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर, इसके अंतर्गत होता है जियोमेट्रिकल शेप्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। 10 ग्राम, इसमें पिक्चर के माध्यम से जियोमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। तो इन वर्ड को और इनसे संबंधित जो इसमें जानकारी है उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने ऐसे टॉपिक लिए हैं जिनसे क्वेश्चन 100% मान कर चलिए, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, गणित में मूल्यांकन विधियां। चलिए आप जानते हैं गणित की कुछ विधियों के बारे में जिनके द्वारा हम गणित का मूल्यांकन करते हैं। कुछ औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां क्या है, देखिए। जांच सूची या चेकलिस्ट, इसमें क्या होता है, जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं, उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना पड़ता है। इसमें प्रश्न तथा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं। तो जांच सूची यानी चेकलिस्ट का मतलब यह है, ध्यान रखिएगा। प्रश्नावली, इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दी जाती है जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। प्रश्नावली का मतलब यह है। प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट, ये प्रदत्त कार्य वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय या प्रदत्त कार्य दे दिया जाता है। इसमें उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसे पूरा करने से छात्रों को कुछ समय दिया जाता है, वह इसे घर पर भी कर सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब यह है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है परीक्षाएं। परीक्षाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, यहाँ पर सभी प्रकार दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा आप लोग। मौखिक परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये सब है औपचारिक विधियां, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी गणित में मूल्यांकन की औपचारिक विधियां हैं, कौन सी अनौपचारिक विधियां, इस तरह प्रश्न बनता है। और विधियों में क्या क्या है ये सब भी पूछा जाता है। अगला देखिए, अनौपचारिक मूल्यांकन की कुछ प्रमुख विधियां जानिए। अवलोकन या निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीकी का उपयोग बालकों की योग्यता, व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संवाद, इस विधि में बच्चों को आपस में इसे एक दूसरे के प्रति संवाद या वाद विवाद कराया जाता है। अभिलेख, अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। तो ये सब है अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है गणित में आकलन। देखिए आकलन कैसे होता है, रचनात्मक होता है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। योगात्मक, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। निदानात्मक, इसमें सिर्फ कारणों, समस्याओं की पहचान की जाती है। तो ये सब है गणित में आकलन। अगला देखिए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग, इसका अर्थ है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग में बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। अगला देखिए, अगला है गणित शिक्षण की विधियां। इसमें है आगमन विधि। इसकी प्रक्रिया क्या है समझिए। आवश्यक उदाहरण पेश करना, उदाहरण के आधार पर संभावित नियम निकालना, नियमों की सत्यता निर्धारित करना, नियमों की सत्यता की पुष्टि करना, ये आगमन विधि की प्रक्रिया है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। ये तो एक सिंपल सा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। जैसे अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो उसके कोण समान होंगे। इससे छात्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है छात्र, तो किस विधि में, आगमन विधि में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगली है निगमन विधि।
निगमन विधि में क्या है? निगमन विधि में अध्यापक छात्रों को सर्वप्रथम सामान्य नियम का ज्ञान करा देता है, फिर कई उदाहरण पेश कर उस नियम की सत्यता सिद्ध करता है। निगमन विधि का नियम क्या है? पहले नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। यही दोनों में डिफरेंस है। आगमन में पहले उदाहरण रहता है, बाद में नियम रहता है। निगमन में पहले नियम रहता है, बाद में उदाहरण रहता है। ध्यान रखिएगा। इस विधि में शिक्षण के 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है? तो निगमन विधि है। यहाँ पर कौन से सूत्र हैं? देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो इन सूत्रों को जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह सूत्र किस विधि में अप्लाई होता है। अगला देखिए, अगली विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है तथा हल ढूंढा जाता है। विश्लेषण विधि के पद है समस्या की परिस्थिति, जिसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या पेश करते हैं। फिर अगला पद है समस्या की अनुभूति। छात्र समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके वास्तविक रूप से परिचित होते हैं। फिर अगला पद है समस्या का विश्लेषण। इसके अंतर्गत छात्र समस्या को समझने के पश्चात विश्लेषण करता है, उसे तर्कपूर्ण भाग में विभाजित करता है तथा तब समस्या का हल प्राप्त करता है। तो ये है इसके पद। आपसे पद का क्रम पूछा जा सकता है, कौन सा पद विश्लेषण विधि का है, कौन सा नहीं है, इस तरह प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है। क्या पॉइंट है? यह विधि रेखागणित के पढ़ाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी विधि रेखागणित के पढ़ाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो कौन सी है? विश्लेषण विधि। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगली विधि है संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण विधि की उल्टी है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। यह विश्लेषण विधि का संक्षिप्त रूप है। इसमें क्रमबद्ध रूप में पद जुड़े रहते हैं। इससे किसी तथ्य की सत्यता तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सही तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती। इससे विश्लेषण विधि से प्राप्त तथ्य का परीक्षण कर सकते हैं। संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में ही किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ज्यामिति में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? संश्लेषण विधि का। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगली है समस्या समाधान विधि या पद्धति। यह क्या कहती है? समस्या समाधान विधि के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के समाधान के नियोजित तरीके से समस्या पर निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रहार करता है। समस्या समाधान के पद कौन कौन से हैं? समस्या समाधान के निर्माण एवं चुनाव, समस्या समाधान का प्रस्तुतिकरण, उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष। इन पद का क्रम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, अगली विधि है ह्यूरिस्टिक, अन्वेषण अथवा अनुसंधान विधि या खोज विधि। इसके जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग हैं। आर्मस्ट्रांग इसके जनक हैं। कौन जनक है? आर्मस्ट्रांग। आप इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक समझिए, कहानी के माध्यम से समझिए। आपकी आर्म स्ट्रांग है तभी आप खोज कर पाएंगे। खोज विधि आर्मस्ट्रांग जनक है। ध्यान रखिएगा। यह विधि क्या कहती है? देखिए यहाँ पर दिया भी है। इस विधि की खोज प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने की थी। इसका प्रयोग विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। पर इसकी उपयोगिता के कारण गणित में भी इसका प्रयोग जरूरी समझा गया, इसलिए इसका प्रयोग गणित में होने लगा। ह्यूरिस्टिक शब्द जिसका अर्थ है खोज करना अथवा मालूम करना। इस विधि में बालक को कुछ नहीं बताया जाता, बालक स्वयं ही सक्रिय रहकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह छात्र अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं। यह विधि शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक तथा गणितीय दृष्टिकोण पैदा होता है। तो यह विधि क्या कहती है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार कितने हैं? 2, प्राथमिक और द्वितीय। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है? डायरेक्ट, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट, ओरल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना। तो इन सबको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है द्वितीय आंकड़े।
इसमें क्या है समझिए, इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित हो चुके होते हैं। द्वितीय आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियां: अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन, व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक हैं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।